हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमने एक सीरीज शुरू की थी गैलेक्सी सीरीज, जिसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक उठाया था वो था केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने सबसे पहले इंट्रो को पढ़ लिया था और उसके बाद हमने रेट का फॉर्मूला, रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट आती है उसके बारे में देख लिया था। और उसके बाद में हमने शुरू किया था ऑर्डर, मतलब कि इंटीग्रेटेड रेट लॉज, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, जैसे कि सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट कांस्टेंट के टी एंड वेरियस टी हाफ T3/4, और हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उसका जो रेट आएगा, जो मतलब उसके अंदर रेट कांस्टेंट आएगा उसकी यूनिट। और उसके बाद हमने वेरियस ग्राफ्स भी देख लिए थे हर एक ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आज एक जो लास्ट ऑर्डर या बोल सकते हो लास्ट काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन बची हुई है वो है जी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम आज और देख लेंगे। और इसके बाद हमारे जो ऑर्डर्स हैं, बात कर रहा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसके अंडर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिए। आज देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी एक जर्नल एग्जांपल बता देता हूँ। एक जर्नल रिएक्शन लेके चल लेते हैं और फिर उससे हम डिराइव कर लेंगे अपना एक्सप्रेशंस किसके, टी हाफ के टी के रेट कांस्टेंट के, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये जो n है, आप यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पहले बता देता हूँ। व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सी रिएक्शन होंगी जो कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। वो रिएक्शन जिनमें कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की दो स्पीशीज पर, मतलब कि मैंने क्या बताया था, रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्टेंट में जो भी स्पीशीज हुई हैं उसकी कंसंट्रेशन के, और उसकी पावर क्या होती है, मैंने बताया था NP, वो क्या होता है सारा एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड, मतलब कुल मिला के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो मैंने क्या बताया था आपको, देखिएगा, रेट किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। मैं मान के चलूँ रिएक्टिंग स्पीशीज A है और एंड देयर पावर क्या होती है n क्या होता है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है जी एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड, ठीक है। और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, P+Q से, कैसे P+Q से n की वैल्यू निकल जाती है। अब देखिएगा यहाँ एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए कोई भी एक चीज़ आ जाएगी और उसी के बराबर ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूँ आपके पास ऐसी रिएक्शन जिसमें कि जो रेट है वो दो रिएक्टेंट स्पीशीज पर डिपेंड कर रही है, जैसे A और A। अब इनका जो पावर है, इनकी जो पावर है वो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगी। ये जो n है ना, ये नहीं है, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ठीक है। इनकी जो पावर होगी वो n नहीं होगी, वो होगी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। अब यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा, मतलब क्या है 1 सॉरी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन का ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये जो रेट है ये किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये मैंने आपको पहले की चीज़ रिकैप की है बेसिकली, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो वो रिएक्शन जिसमें कि जो रिएक्शन की रेट है वो दो रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, वो होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि बताता हूँ आपको। अब ये जो रिएक्शन है इसमें ये जो A है, अब पहले आप ये मान के चलिएगा, देखिएगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारे पास दो केस आएंगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए दो केस आएंगे। केस फर्स्ट की बात करूं, पहले देख लेंगे केस फर्स्ट, फिर देखेंगे केस सेकेंड। केस फर्स्ट की बात करूं, इसमें वो कंडीशन जिसमें कि वो केस है जिसमें कि इफ़ ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व्ड। क्या बताया, मैं बात करूँगा जो हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन उसमें दो केस आएंगे। पहला केस आएगा जब आपके पास एक ही ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व्ड, मतलब कि A है, हमारे पास एक कोई भी रिएक्टेंट ले लिया A,
जो सेकंड रिएक्टेंट होगा ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ये दो रिएक्टेंट स्पीशीज पर इसकी जो रेट है वो दो रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा रिएक्टेंट है ना वो भी ए ही है। तो क्या बताया मैंने, पहला केस वो होगा जब इफ ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, सेकंड केस होगा उसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे और उसमें भी कंडीशंस होंगी, उस केस में भी दो कंडीशंस होंगी, देखना। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं हम केस फर्स्ट की। सो केस फर्स्ट ये कहता है कि इफ ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, इसमें एक ही टाइप का रिएक्टेंट है। इसके लिए देखो रेट क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे ए के लिए माइनस डी ए बाई डी टी, ये क्या है रेट इज इक्वल टू के क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्या बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, इज किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब इन दोनों की जोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ एक तरीके से, क्या आगे जी सेकंड ऑर्डर आगे ना भाई, 1 + 1 2 क्या हो गया सेकंड ऑर्डर। ये दोनों अलग होते तब अलग बात थी, लेकिन दोनों सेम है, क्या है ये दोनों सेम है। इन दोनों की जो पावर है इनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, और क्या आ गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई है। ये यही शो कर रहा है कि ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे डी, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे जी इंटीग्रेशन, डी टी को इधर ले जाएंगे, कंसंट्रेशन टर्म को इधर ले आएंगे। सो ये क्या होगा देखना, माइनस डी ए बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी, के इंटू डी टी, के बाहर आया इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है, बताया था कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन आप ले जाएंगे ए नोट से 80 और टाइम 0 to t। इसके बाद आफ्टर इंटीग्रेशन और पुटिंग लिमिट्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पड़ी थी, उसके अंदर क्या आया था, उसके अंदर आया था 80 माइनस a0 इज इक्वल टू के टी। भैया आया था नहीं आया था। अब जब हम इसके बाद बात कर रहे थे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आया था, ln 80 अपॉन a0 इज इक्वल टू, इधर क्या आया था माइनस के टी, और इस के टी को प्लस करने के लिए क्या कर दिया था हमने, ln a0 अपॉन 80। ठीक है, और इधर आप माइनस क्योंकि डिसअपीरेंस के लिए इधर माइनस आप लगा लेना। अब इसमें जो हमारे पास आ गया है, एक्सप्रेशन वो आ गया 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब देखना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये जो 80 है इसको इधर रख लेंगे और a0 को इधर लेके जा सकते हैं। सो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा देखना, 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी। ये एक्सप्रेशन अपने पास में आ जाएगा। a0 मैंने आपको बताया था, क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, 80 क्या था जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, किसी भी टाइम टी पर, ये थी। अब देखना, ये आप नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। अब क्या करेंगे हम, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अपने एक्सप्रेशन तो डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पढ़ लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सो सबसे पहले हम क्या देखते थे, यूनिट, क्या जी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की एक यूनिट। मैंने आपको क्या बताया था, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालनी हो सो मोल जो है मोल, ठीक है, उसका करना आप 1 - n, एंड वॉल्यूम जो आपकी जो कि लीटर में है उसका करना n-1, और सेकंड का कर देना जी इनवर्स, ठीक है। सभी के सब एक दूसरे के क्रॉस में है, ठीक है। सो k इज इक्वल टू, देखिएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी जी 2। सो k इज इक्वल टू मोल की 1 - 2 लीटर रेज टू पावर 2 - 1
इंटू सेकेंड इनवर्स। अब के की बात करेंगे, सो ये क्या आएगा, मोल 1-2 का आंसर आएगा, 1-2 -1 एंड लीटर क्या आएगा जी, 2-1 1 इंटू सेकेंड की इनवर्स। ये क्या हो जाएगी जी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 2 आएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ चुकी है जी, ये आ चुकी है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता था वो होता था हमारे पास टी कंप्लीशन निकालना। क्या निकालना, वो टाइम जिस पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बात ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़कर कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, छोड़ के जीरो ऑर्डर को, सबका कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का था ना, वैसे ही इसका भी टाइम क्या है, इनफाइनाइट। टी कंप्लीशन क्या है जी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद बात करते हैं हम टी हाफ की। किसकी बात करेंगे, टी हाफ की। सो टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या आता है, वो आता है 1/A0 इंटू के। आप ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे। टी कंप्लीशन आ गया है जी इनफाइनाइट, और टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या आ गया है। देखो आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या था, ये है जी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये क्या है जी, ये टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ, और टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या था, इधर लिख देता हूँ मैं। ये किसके लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर, और ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। इसके लिए टी हाफ था 0.693/K। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए क्या था जी, इसके लिए आप बताएं, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। क्या था, A0/2K, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ। इसलिए क्या हो रहा था, आपने देखा होगा, जब हम अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 200 मान लें और उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उस टाइम को क्या बोलते थे, टी हाफ। अब ये जो 100 बचा है, चलो मैं आपको ये बात थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, अभी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, आपको मैं एट एंड तीनों कंपेयर करा दूंगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उनका टी हाफ है जो मैं आपको एट लास्ट बता दूंगा। ठीक है, ये टी हाफ था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद मैं चलता हूँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ देख लिया है, T3/4 देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं जी, T3/4 क्या आएगा देखना। T3/4 क्या होता है, टी हाफ प्लस अनदर टी हाफ, और ये दोनों टी हाफ सेम नहीं है, इसलिए इसको टी हाफ डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें देखो एक जो टी हाफ है, अब बात आपको समझनी पड़ेगी, देखना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, देखना क्या बताने जा रहा हूँ। जब आप टी हाफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो आता है 1/A0 इंटू के। ठीक है, और T3/4 या बोलो T75%, वो टाइम जब तक 75% ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उस टाइम वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा, वो होता है 2 टी हाफ का प्लस, और ये दोनों टी हाफ अलग होते हैं। अब देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूँ, मैंने क्या ले लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन 200 थी, इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, मतलब टी हाफ की बात कर रहा हूँ। टी हाफ मतलब वो टाइम जिसमें कि 200 से इसकी आधी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और क्या अमाउंट बचेगी, 100 बच गई है। अब ये जो 100 बचा हुआ है, ये जब अपनी हाफ कंसंट्रेशन में जाएगा मतलब 50, और ये जो 50 अपनी हाफ कंसंट्रेशन में जाएगा मतलब 25। अब तीनों में टी हाफ ही लगेगा, अरे टी हाफ ही आएगा, क्योंकि 200 का भी हाफ हो रहा है, 100 का भी हाफ हो रहा है, 50 का भी हाफ हो रहा है, सबका हम हाफ कंसंट्रेशन चली गई है, सो टी हाफ ही आएगा। लेकिन ये टी हाफ अलग है, ये टी हाफ अलग है, ये टी हाफ अलग है। ठीक है, सेम नहीं है, यही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। देखिएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जब टी हाफ की बात करेंगे तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने जब
फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी, सो उसमें 200 जो है 200 जब 100 में आ रहा था और टी हाफ जो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो टी हाफ था वो क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट, क्या था जी, ए नोट अपॉन 2K, ए नोट अपॉन 2K। मतलब यहाँ जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। मतलब कहने का मतलब इधर एक टी हाफ और ये जो 100 है ये जब अपने 50 में जाएगा तो इधर भी एक टी हाफ, ये दोनों टी हाफ अलग होते थे। अगर मैं मान के चलूँ 200 से 100 जाने में, मतलब 200 की हाफ कंसंट्रेशन ख़त्म होने में अगर जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है जी 20 मिनट, सो अगला जो 100 से 50 होगा उसमें जो टी हाफ लगेगा वो जो लगेगा वो 20 के आधा लगेगा। मतलब कितनी लगेगी जी मिनट, 10 मिनट्स लगेगी। और इस ये जो 50 बचा है इसका 25 लेके चलो और यहाँ जो टी हाफ लगेगा वो कितना लगेगा जी, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, मतलब कुल मिला के आप आधा होता जाएगा। ये जो मामला सारा बताया है मैंने, ये वाला ये बताया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब हाफ होता जा रहा है, हाफ। क्यों? क्योंकि टी हाफ जो है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/2 है, हाफ है, तो यहाँ हाफ होता चला गया। अब देखो, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन थी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या था जी, वो था 0.693 अपॉन के। यहाँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ही नहीं था, तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम यही सब लेके चलें हम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिखी है मैंने यहाँ, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ये सब रिकैप के लिए आपको पढ़ा, मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आऊँ लेकिन आपको रिकैप करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया टी हाफ है, वो सभी टी हाफ अलग होंगे, लेकिन जो डिफरेंस होगा उनमें डिफरेंस होगा बिल्कुल हाफ का। मतलब कहने का मतलब टी हाफ में अगर 20 मिनट लग रही है तो अगले टी हाफ में कितनी मिनट लगेगी, उसकी आधी, और उससे अगले में उसकी आधी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बता रहा हूँ अब आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है नहीं, क्योंकि इस टर्म में इनिशियल कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं कहूँ आप कंसंट्रेशन 200 थी और उसके बाद 100 हो गई है, मतलब इसकी हाफ हो चुकी है, सो यहाँ जो टाइम लगेगा टी हाफ लगेगा। अगर ये टी हाफ में 20 मिनट मान के चलता हूँ ना, सो इससे अगला जो टी हाफ होगा जब 100 से 50 जाएंगे तो जो टाइम लगेगा 20 मिनट अगर इधर लगती है तो इधर भी कितनी मिनट लगेगी जी, 20 मिनट्स, और इधर भी कितनी मिनट्स लगेगी जी, 20 मिनट्स। कहने का मतलब टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं जा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बात किसकी करूँगा जी, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, यही देखो ये मैं लिखा हुआ है, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू 1/A0 इंटू के, ठीक है, 1/A0 इंटू के। मतलब कि आपको कैसे पता लगाएंगे, जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हाफ हो जाए, मैंने क्या कहा 200 था, 200 से 100 जाना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाफ, और उसी टाइम को क्या बोलते हैं टी हाफ। सो इधर अगर A0 का हाफ होगा ना तो 2 उठ के ऊपर न्यूमिनेटर साइड में चला जाएगा। सो ये जो अगर ये 2 ऊपर उठ के चला गया, मतलब कि ये 2 अगर ऊपर चला गया तो जो टी हाफ है उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो कहने का मतलब जब 200 अपनी हाफ कंसंट्रेशन में आएगा तो टी हाफ अगर मैं मान के चल रहा हूँ कितना लग रहा है जी, इसमें लग रहा है 20 मिनट्स, क्या मान के चला 20 मिनट्स। सो अगले हाफ में जो टाइम लगेगा ना, अगले हाफ में जो टाइम लगेगा वो ना तो 20 होगा क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ना तो हाफ होगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट, ना तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ही नहीं, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, किसका, टी हाफ का। सो यहाँ अगले टी हाफ में जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 40 मिनट्स, और उससे अगले टी हाफ में कितना टाइम लगेगा, मतलब आप डबल कर दो, 20 मिनट्स लग रही थी उसका 20 मिनट्स लग रही थी उसका डबल किया, क्या है 40। अब इसमें क्या लग रही है 40 मिनट्स, 40 का डबल कर दो, क्या लगेगा जी 80 मिनट्स, क्या लगेगा जी 80 मिनट्स। सो यहाँ कितना टाइम लगेगा 80 मिनट्स। ये था टी हाफ का चक्कर, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको डबल करते हुए जाना है,
जीरो डायरेक्शन में हाफ करते हुए जाना टी हाफ, और फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन में सेम रखना है, और सेकंड ऑर्डर डायरेक्शन में आप टी हाफ को डबल करते हुए चले जाएं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम देख लेते हैं, मैं मान के चलूँ एक टर्म बताऊंगा आपको कि जो कंसेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखना क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, देखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम constitutes ए HP। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ देखना, टाइम ले लिया इधर मैंने 0 T एंड 2T, ठीक है। अब इधर देखेंगे हम कंसंट्रेशन, क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन, और ये सब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या फॉलो कर रही है, HP। क्या फॉलो कर रही है, HP। जीरो डायरेक्शन AP फॉलो करती थी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन क्या फॉलो करती थी, GP, और ये फॉलो करती है HP, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो टाइम 0 पर, T पर और 2T पर। अब देखो क्या आया था, अब मैंने आपको बताया था सेकेंड ऑर्डर डायरेक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है AT = 1/A0 प्लस KT। इधर क्या आएगा जीरो ऑर्डर डायरेक्शन पे, जीरो ऑर्डर डायरेक्शन के लिए आपका आ जाएगा ये सब, इसके अंदर जो है ये आ जाएगा प्लस KT। टाइम T पर मतलब इधर क्या है 1/A0 प्लस KT, और 2T टाइम पर क्या हो जाएगा ये 1/A0 प्लस 2KT। मतलब किसका डिफरेंस होता चल रहा है इसमें डिफरेंस होता हुआ चल रहा है प्लस KT का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये क्या था, ये था हमारे पास में किसके लिए हमने एक टर्म बताई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंस्टिट्यूट्स ए HP, ठीक है। सो ये आपको टर्म याद रखनी है। इसके बाद एट लास्ट वही बात है कि, और ये बात ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी केस फर्स्ट चल रहा है अभी हमारा, जब हमारे पास जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना वो एक ही है, एक ही टाइप का है, वो कौन सा था हमारा A, ठीक है। और इधर क्या बन रहा था, प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए हमने देखा था। अब हम देख लेते ग्राफ्स, क्या देखेंगे जी, अब देखेंगे हम ग्राफ्स किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो ग्राफ हमारे, वही ग्राफ हमारे देखिएगा, सबसे पहले जो ग्राफ होगा वो होगा रेट वर्सेस टाइम का, क्या होगा जी, रेट वर्सेस टाइम का। सेकंड जो ग्राफ होगा हमारे पास वो किस में होगा जी, 80 वर्सेस टाइम, किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर जो थर्ड ग्राफ होगा हमारे पास में वो होगा 1/80 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और लास्ट जो ग्राफ होगा वो होगा T हाफ वर्सेस रेट, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं हम। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब रिएक्टेंट एक ही है, ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, उसके लिए रेट का फॉर्मूला क्या लिखा था, -dA/dt। ये जो माइनस है किस लिए है, क्योंकि इसका ये डिसअपियर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारे डिसअपियर होगा, उसके लिए माइनस लगाते हैं। इजिकल टू वो क्या आया था, K × A⁴ ये था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट। और आपको दिख रहा होगा रेट जो है टाइम के साथ, रेट जो है टाइम के साथ, रेट जो है वो टाइम के साथ, और इससे हमने क्या निकाला था, इससे हमने निकाला था 1/80 - 1/A0 = KT। और इसमें आपको दिख रहा होगा जो हमारा रेट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। कैसे, एक्सपोनेंशियली। और इसमें जो ग्राफ आएगा वो आपका कुछ
ऐसे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं और मैं इसको यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे आगे चल रहा है, मतलब कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं होती है इनफाइनाइट टाइम, मतलब कि वो चलती रहती है। टी कंप्लीशन क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है। सो जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी थी, उसके लिए भी सेम ग्राफ आया था, रेट वर्सेस टाइम का, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम का, 80 वर्सेस टाइम कैसे निकालेंगे? 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। ठीक है। इसमें भी जो ग्राफ आएगा आपका वो कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1/80 वर्सेस टाइम। अब देखना, अब आपको साफ देखने को मिल रही होगी, ये जो ये ले लिया y पर क्या है? 1/80 इज इक्वल टू, देखना टाइम पर x प्लस m क्या है? ये जो है आपकी स्लोप है। ठीक है। और ये क्या है आपका? इंटरसेप्ट। 1/A0 क्या है? इंटरसेप्ट। क्या कर रहे हैं? 1/80 वर्सेस टाइम में ग्राफ कर आपको बनाना था। ये हमारे पास इक्वेशन है और आपको साफ दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें कि y हो गया 1/80, इंटरसेप्ट हो गया 1/A0, k क्या हो गया हमारे पास? स्लोप, और t टाइम के लिए x पर ले लिया है, और इधर पॉजिटिव है, मतलब जो स्लोप है वो ग्राफ की क्या होगी? पॉजिटिव। औरों के लिए हम ऐसे दिखाते थे, नीचे एक साइड स्लोप नेगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है स्लोप, इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है जी? 1/A0। और इस ग्राफ के dy/dx से स्लोप अगर हम निकाल सकते हैं, और स्लोप क्या आएगी इसकी? स्लोप आएगी k। क्या आएगी? स्लोप k। ठीक है। ये ग्राफ हो गया 1/80 वर्सेस किसका? 1/80 वर्सेस टाइम का। ठीक है। सो हमारे पास ये 3 ग्राफ आ गए हैं। अब फोर्थ वन जो ग्राफ है हमारे पास वो हम देख लेते हैं, वो होगा t½ वर्सेस k का। किसका? t½ वर्सेस k का ग्राफ हम देखेंगे। ठीक है। अब देखना, यहाँ जो t½ आया था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इक्वल टू 1/A0 इंटू k आया था। क्या था जी? 1/A0 इंटू k। एक सेकेंड में अभी वीडियो देख लेता हूँ, चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ ठीक है। अब देखिएगा t½ वर्सेस k का हम ग्राफ देखते हैं, वो भी हमारे पास क्या आएगा जी? देखो t½ और k एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली। वो भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इसमें एक तरीके से, और वो डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है। सो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? t½ वर्सेस k का। ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, वो केस सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे जी? हम पढ़ेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में आपको मैंने क्या बताया था? केस सेकंड में इफ 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, उसमें एक टाइप का रिएक्टेंट था। ठीक है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, और इसमें आपको 2 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, 2 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, और इन 2 कंडीशंस को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिएगा क्या है। सबसे पहली कंडीशन, हर एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज सेम। क्या कहा मैंने? हर एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है ना, वो सेम होना चाहिए। अगर ए के विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो बी के भी 1 होना चाहिए, ए के 2 है तो बी के भी 2 होना चाहिए। ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए कहने मतलब। और जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है किसका? रिएक्टेंट्स का। किसका? रिएक्टेंट्स का। वो भी क्या होना चाहिए? वो भी सेम होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ देखना भाई। एक रिएक्शन ले लीजिए मैंने, A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। अब ये जो A है और ये B है, ये 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों डिफरेंट हैं। पहला केस था उन दोनों में A था, सेम था। अब क्या है केस? जब 2 रिएक्टेंट हो हमारे पास में, 2 टाइप के रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो।
अब ये जो ए है और बी है, इसके ए के विद रिस्पेक्ट जो ऑर्डर है और बी के विद रिस्पेक्ट जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं इसकी रेट लिखूं तो वो जो रेट लिखूं, इसकी रिएक्शन की जो रेट लिखूं वो क्या आनी चाहिए, के इंटू ए इंटू बी। सो इसका भी ऑर्डर 1 होना चाहिए, इसका भी 1। अगर इसका 2 है तो इसका भी 2। अगर इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी खैर। अगर इसका 1 है तो इसका 1 होना चाहिए, इसका 2 है तो इसका भी 2। और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे ए का 1 है और बी का भी 1 है तो दोनों का सेम लेना है। 1 1 लो, 2 2 लो, 3 3 लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये 2 कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको। अब इसके बाद इसमें भी 2, इसके अंडर भी 2 कंडीशन मैंने बता दी। इसके अंडर भी 2 आप बोल सकते हैं सब केस आते हैं। क्या आते हैं जी, इनके अंदर भी 2 सब केस आते हैं। जो फर्स्ट सब केस है उसमें क्या होगा, ये जो 2 आपने रिएक्टेंट्स लिए ना जो कि अलग अलग हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है अगर वो सेम हो और एक जो सब केस दूसरा होगा जो बी वाला, वो उसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो अलग होगी। देखना पहला सब केस पढ़ लेते हैं जिसमें कि क्या है कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज सेम, मतलब दोनों के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखना इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसके लिए 1 है। इसके लिए जो कंसंट्रेशन है इनिशियल टाइम 0 पर जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स। इसके लिए जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, a माइनस एक्स, अलग नहीं होगी, ठीक है। ये टाइम 0 पर प्रोडक्ट तो बने ही नहीं का। अब इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं तो रेट जो हमने निकाला है ना, किसके लिए निकाला है, जो हमने निकाला है केस फर्स्ट में जो रेट निकाला है वो आएगा इसमें माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर। ये जो रेट का निकाला था हमने एक्सप्रेशन, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब हमारे दोनों रिएक्टेंट्स क्या थे, सेम थे। सो वही जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन इसके लिए आ जाएगा जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। रिएक्टेंट अलग है लेकिन कंसंट्रेशन सेम होने के कारण जो हमारा कहने का मतलब, जब मैं लिखूंगा एक तरीके से आप इसके लिए रेट लिखेंगे तो देखिएगा माइनस डी ए बाई डी टी इजकल टू के ए इंटू बी, दोनों के लिए ए माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो बी है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में। सो इसके लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए जो ये है एक्सप्रेशन ये हो जाएगा ए की पावर 2। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे सब केस बी की, किसकी, सब केस बी की। सब केस ए के अंदर हमने क्या ली थी, दोनों की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ले ली थी। अब हम जो इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या है जी, इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या ले लेंगे, डिफरेंट, क्या ले लेंगे जी, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे। अब हम देखते हैं क्या होगा। मैं सारे को रब कर देता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ इसको। जब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए प्लस बी 2 रिएक्टेंट हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब जी अब क्या करना है, अब ए और बी की कंसंट्रेशन क्या लेनी है जी, वो हमें लेनी है डिफरेंट। जैसे इसकी ले ली मैंने a माइनस एक्स और b की हो जाएगी b माइनस एक्स, ठीक है। अब टाइम 0 पर प्रोडक्ट तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, कि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है ना। अब देखना इसके लिए अगर मैं रेट लिखूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इजकल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन, और इसको अगर a माइनस एक्स इस फॉर्म में मोल्स की फॉर्म में लिखूँ तो कैसा आएगा, देखना माइनस डी ए की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन क्या है जी, a माइनस एक्स, और b की कंसंट्रेशन a की a माइनस एक्स, b की क्या होगी जी, b की होगी b माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको इधर ले आएंगे, टाइम की को इधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे विद लिमिट्स बाय पुटिंग लिमिट्स। माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, डी टी इधर चला जाएगा, के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, यहाँ करेंगे जी ए नोट से 80 का,
ए नोट से 80 का, इधर 0 से t का। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, एक्सप्रेशन आता है, वो आता है 1/b माइनस a, इसके बाद इंटीग्रेशन 0 to x, ठीक है, dx/a माइनस x माइनस इंटीग्रेशन dx/b माइनस x इजिकल टू इसको इजिकल टू kt। ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1/b माइनस a ln a/a माइनस x b माइनस x/b इजिकल टू kt, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पर जो ये हमने कंसंट्रेशन ली है, ये इसको इंटीग्रेट जो है आप a नोट से 80 मत करना, आप इंटीग्रेट कर लेना 0 से कहाँ तक, x तक, क्योंकि इधर हमने क्या किया है, जो a है ना, a को a माइनस x मान लिया है, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट कर देना 0 to x और टाइम को 0 to t, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब इस सारे को रब कर मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखना, ये मैंने इसको रब कर दिया है, और ये जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको इधर लिख लेते हैं 1/b माइनस a ln a/a माइनस x इंटू b माइनस x/b इजिकल टू k इंटू टी, ठीक है। अब देखना, अब मैं एक कंडीशन लेके चलूँगा, कंडीशन क्या ली है जी, b की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है a से, और x की तो b और a से भी क्या है जी, कम है। सो अगर ये कंडीशन अब अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखना, जब b की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी है तो a तो एक तरीके से नेगलेक्ट हो जाएगा, x भी हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और जो ln a/a माइनस x है ना, ln a/a माइनस x है ना, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी b इंटू kt के बराबर। क्या आ जाएगी जी, b इंटू kt के बराबर आ जाएगी। इस ln a/a माइनस x की वैल्यू b इजिकल टू क्या आ जाएगी, b इंटू k इंटू टी। सो अब मतलब पहले जो रिएक्शन के लिए रेट लिखा था वो आया था माइनस डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू के इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और इस a को मैं क्या लिख रहा था, इस a को लिख रहा था a माइनस एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू के को मैं क्या लिख रहा हूँ जी, ये जो हमारे पास a है इसको मैं क्या लिख रहा था, a माइनस एक्स, और b को b माइनस एक्स। अब ये जो टर्म है, मतलब कि b की कंसंट्रेशन हमने बहुत ज़्यादा ले ली है a से एंड देन x। सो b की कंसंट्रेशन हमने बहुत ही ज़्यादा ले ली है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, कांस्टेंट। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी जी, कांस्टेंट। सो हमारे पास जो एट लास्ट जो रेट बचेगा, मतलब जब ये कंडीशन हम लगाएंगे तो जो रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार आएगा, देखना, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए। ये हमारे पास जो रेट है रिएक्शन का उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो बी है ना, ये बी हमारा क्या हो गया है जी, ये कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। सो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है, ओनली ए हमारे पास बच जाएगा, और एक रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1 है। सो अब इस रिएक्शन को हम देखना, दिख रही थी हमें क्या, ए और बी, और रेट लिख रहे थे हम, तब हमें क्या पता चल रहा था कि भाई साहब इस रिएक्शन का रेट तो ए और बी की दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सो ये रिएक्शन होगी सेकंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ हमने बी की कंसंट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा कर दिया, इसलिए बी की जो कंसंट्रेशन है ना वो क्या होगी, है बी कंसंट्रेशन होगी कांस्टेंट। सो इसको कर दिया नेगलेक्ट, तो ओनली ए बच जाएगा, और ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है 1। तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये क्या हो जाएगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने में सेकंड ऑर्डर दिखेगी लेकिन होगी फर्स्ट ऑर्डर। क्यों हुई, क्योंकि एक की जो कंसंट्रेशन है, एक जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, सो इसलिए वो होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और आपने एक तरीके से एक एग्जांपल देखा होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं हम तो हमारे पास क्या बनता है, सुक्रोज देखिएगा हमारे पास क्या है, सुक्रोज क्या करते हैं, काम करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इधर क्या करेंगे, वाटर लेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब उसके बाद सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास बनता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। सो इसमें ये जो रिएक्शन हमें दिखती है सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जो हमें वाटर लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है, इसलिए वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ओनली सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सो ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, आज हमने देख लिया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। दो केस देखे, पहले केस जिसमें कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट स्पीशीज थी वो दोनों सेम थी, सेकंड केस में दोनों रिएक्टेंट स्पीशीज अलग थी, लेकिन सेकंड केस में भी फिर दो कंडीशन लगाई थी हमने। और उसके बाद सब केसेस देखे, किसमें, सेकंड केस में ही, सेकंड ऑर्डर के दो केसेस देखे। पहले केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की सेम थी, तो जो रेट का एक्सप्रेशन था वही आ जाएगा जो कि केस फर्स्ट में आया था। और जब हम दोनों की जो कंसंट्रेशन है ए और बी की अगर वो अलग ले लेते हैं तो उसके लिए जो रेट का एक्सप्रेशन आया था हमारा, वो रेट का एक्सप्रेशन जो आया था हमारे पास, वो रेट का एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आया था, ठीक है। और अब इसके बाद हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देख लिया, ठीक है, कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पूरी हो चुकी है। अब हम चलेंगे इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली, भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट स्पीशीज की, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो अब पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे पास तरीके